हेलो फ्रेंड्स आज से मैं एचटी का नोट शुरू करने जा रहा हूँ। आपको एचटी की कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट नोट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आज से सभी दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएं। आज से आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी, एचटी की और कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आज हमने एचटी का पहला चैप्टर शुरू करना है और इसको मैं पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको फिनिश कर दूंगा। पहला चैप्टर कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं अपना समय विदाउट वेस्ट किए। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उन्हें बहुत ही लाभ होने वाला है और मैं कंटिन्यू कहूँगा उन फ्रेंड्स से जो हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से और कम समय में शॉर्ट तरीके से पूरी पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन को समझना और सीखना चाहते हैं, तो आप आज से ही इस चैनल पर जुड़ जाएं। आपको पूरी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स विद सॉल्यूशन विद तरीके से समझा करके आपको पीडीएफ के तरीके से बना करके दे दी जाएगी, वो आपको मिल जाएगी समय पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री की मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो हिस्ट्री के बारे में हमें ये पता होना चाहिए हिस्ट्री का जनक कौन था। तो हमें पता है कि हिस्ट्री के जो जनक हैं वो है हेरोडोटस, और हिस्ट्री की जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी वो थी हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि हिस्ट्री का जनक कौन थे, तो आपको आंसर करना है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आंसर में आपको लिख देना है कि हिस्टोरिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है ये दोनों पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक पुरापाषाण काल, जिसका समय अज्ञात काल से लेकर 10 ईसा पूर्व तक रहा है। दूसरा है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का समय 10 ईसा पूर्व से लेकर 4 ईसा पूर्व तक रहा। और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल, जो कि 4 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। आगे बात करते हैं दोस्त, हमने तीनों जो है पाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करें आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार कब हुआ था फ्रेंड्स? पुरापाषाण काल में। किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पहिए का आविष्कार कब हुआ था, किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल या नवपाषाण काल? तो आंसर करना नवपाषाण काल। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। क्वेश्चन पूछा मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति किस काल में सीखी? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इस सबसे अच्छी बात बता दूं कि मैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स बनाकर पीडीएफ के रूप में दे रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में कैसे आएगा और आपको कैसे आंसर देना है। ठीक है ना? क्वेश्चन आपके थ्योरी आपके सामने है, लेकिन इसमें मैं आपको क्वेश्चन बना बना के भी समझाऊंगा ताकि आपको एक ही बात में याद हो जाए। मेरा काम है कि आपको डायरेक्टली इसी वीडियो में ही याद करा देना, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुने और एक ही बार में मेरा विश्वास है कि आपको याद अवश्य हो जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले जो पालतू पशु था वो था इनका डॉग, कुत्ता। और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंसर में नवपाषाण काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, है ना? मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान दें, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आंसर में आप नोट कर देना भाई, तांबा धातु, जिसको कॉपर कहते हैं। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी, जिसको इंग्लिश में ऑक्स कहते हैं। ओके। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैं बता दूं, कृषि का जो पहला उदाहरण प्राप्त हुआ था वो हुआ था हमारा मेहरगढ़ से। कहाँ से? ऑप्शन में आपको दिया गया जाएगा मेहरगढ़, तो आपको यही टिक करना है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। फ्रेंड्स मेरा काम है कि आपको क्वेश्चन कैसे बनना है, आपको आंसर कैसे टिक करना है, ये आपको एक ही बार में समझाना और आपको याद कराना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, साथ ही साथ आपको याद भी हो रहा होगा। चलिए मैं बताऊं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहले फसल क्या थी? जौ, जिसको क्या कहते हैं? यप। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उन्हें किस सिक्के के नाम से जाना जाता है? उन्हें जो सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। किस सिक्के के नाम से भाई? आहत सिक्के के नाम से। क्वेश्चन को दोबारा सुन लो। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान भी नहीं है, उन्हें कौन से सिक्के कहते हैं? उन्हें कहते हैं आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो सबसे पहले देखो, लोहे का जो उपयोग हुआ था 800 ईसा पूर्व में किसके अनुसार हुआ था? तो रोमिला थापर के अनुसार हुआ था। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद भारत के सबसे प्राचीन जो आपका ग्रंथ या वेद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? ज्ञान। क्या है? ज्ञान। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अर्थवेद। तो आपको चारों ये चीज कंप्लीट हो गई कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चलिए
आगे चलें। आपको वीडियो पसंद आ रही है, बस आप ऐसे ही वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। आपको मैं पहला चैप्टर आज बहुत ही जल्दी और कम समय में आपको याद करा दूंगा, और कल से हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ऋग्वेद की मैं बात करूँ, सबसे पहला वेद है हमारा कौन सा, ऋग्वेद, जिसको प्राचीन वेद भी कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं इसको, प्राचीन वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल, 10 मंडल और 1028 सूक्ति और 10 से 462 रचनाएं हैं। इसमें कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं और 10 से 462 रचनाएं। अच्छा, इसकी शाखाएं कितनी है, 5 शाखाएं हैं। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो आंसर में सोम देवता का उल्लेख 90 मंडल में। किस मंडल में भाई, 90 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितनी नदियों का जिक्र मिलता है, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस मंत्र का उल्लेख है, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किसमें, ऋग्वेद में, तथा यह सावित्री को समर्पित है। किसको, सावित्री को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलो ध्यान से इसको याद रखना, समझ लेना। अच्छा, मैं इसी चीज़ को आपको किससे डायग्राम बनाकर भी समझा देता हूँ, ताकि आपको मैंने आगे समझाया हुआ डायग्राम से एक ही बार में याद हो जाए। मैंने बताया कि ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं भाई, ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। और ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं, प्राचीन ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्ति और 10 से 462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो भाई इस आंसर करेंगे, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद में 9वें मंडल में मिलता है। आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में किस मंत्र को रखा गया है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वह सती सावित्री को समर्पित है। चलिए भाई, इतना चीज आपको डायग्राम से क्लियर होगी। आगे चलें। अब हम पढ़ने हैं ऋग्वेद के बाद कौन सा दूसरा वेद हमारा, यजुर्वेद है ना। तो यजुर्वेद के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम सामवेद को देखेंगे। एक मिनट दोस्तों। यजुर्वेद को जो है दोनों में लिखा गया, गद्य में भी और पद्य में भी। इसको किस किस भाग में, अगर वो पूछ लिया था कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, या गद्य में लिखा गया या पद्य में लिखा गया, या इनमें से किसी में, तो यजुर्वेद को दोनों में लिखा गया। दोनों ही, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कितने भाग होते हैं, 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद है वो हमारा सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद। और संगीत की जानकारी किससे मिलती है, हमें सामवेद से मिलती है। अगर सामवेद में कुल रचनाओं की बात करें तो सामवेद कुल रचना कितनी है, 1549 रचनाएं हैं। इसमें कुल रचना की बात करें, कुल 1549 रचनाएं और 78 नई इसमें हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। आगे चलें। चौथा वेद है हमारा अर्थवेद। यह सबसे बाद में लिखा गया है। क्या सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया, चौथा वेद, जिसको अर्थवेद कहते हैं। और अर्थवेद को आधुनिक वेद भी कहा जाता है। इसमें किस किस की जानकारी मिलती है, इसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम का उल्लेख मिलता है। इसमें अर्थवेद में, अर्थवेद में किसका उल्लेख मिलता है, जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह और प्रेम का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में कुल कितनी शाखाएं हैं, कुल 9 शाखाएं हैं। इनमें से जो 2 मुख्य शाखाएं वो हैं पिपलाद और शौनक, जो कि सबसे अधिक फेमस है। ऋग्वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें यह बताया गया है कि सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि अर्थवेद में जो सभा और समति हैं वो किसकी 2 पुत्रियां हैं, तो वो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है वेदांग की संख्या, शिक्षा, दूसरी ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त, 6वां छंद। प्राणों की कुल संख्या कितनी है, प्राणों की कुल संख्या 18 है। प्राणों के रचयिता कौन है, प्राणों के रचयिता है लोमर्स और लोमर्स का पुत्र उग्रशर्वा। प्राणों की कुल संख्या 18, प्राणों के रचयिता लोमर्स, उनका पुत्र उग्रशर्वा है। प्राणों में सबसे प्राचीन प्राण कौन सा प्राण है, वो है आपका मत्स्य प्राण। वर्तमान में उपलब्ध प्राण गुप्त काल के आसपास के हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि विष्णु प्राण का संबंध किस वंश से, तो विष्णु प्राण का संबंध आपका मौर्य वंश से। दूसरा है मत्स्य प्राण, मत्स्य प्राण का संबंध सातवाहन से। तीसरा है वायुप्राण, वायुप्राण का संबंध है गुप्त वंश से। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि विष्णु प्राण का संबंध किससे है, मौर्य वंश से। मत्स्य प्राण का संबंध किससे, सातवाहन से। तीसरा है वायुप्राण का संबंध किससे, गुप्त वंश से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक है आपके चाणक्य। चाणक्य को क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक चाणक्य हैं उनको किस नाम से और जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आगे चलें। अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है, अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। अर्थशास्त्र कैसा शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर कल्लड़। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्लड़ है।
इस पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है। किस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा गया है? तो राजतरंगी पुस्तक में। राजतरंगी पुस्तक के लेखक हैं कल्लाड़। आगे चले, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि। आंसर करना पाणिनि, पाणिनि। ओके, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। अच्छा, इस पुस्तक में है क्या? यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है और सबसे प्राचीन स्मृति जो है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति है। मनु स्मृति लेखक कौन है? मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को हम आगम कहा कहते हैं। क्या कहा जाता है जैन साहित्य को? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है? तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है जिसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा गया है। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में क्या होता है? जातक कथाएं किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों की जानकारी मिलती है। भारत का प्राचीन नगर कौन था? भारत का प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। ये कौन सा नगर था? ये भारत का प्राचीन नगर था। असम में पाए जाने वाले गीवन भारत का एकमात्र कवि है। असम में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कवि कौन है? तो वो है गीवन। आंसर। आगे चले, दोस्तों आपकी जो पहला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक दोबारा से रिवीजन कर लेना और मैं कल आपको सेकंड चैप्टर लेके आऊँगा और आप इस वीडियो के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कंप्लीट हिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, क्वेश्चन और आंसर कैसे पूछा जाएगा मैं आपको हर बार हर तरीके अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी कंप्लीट पहला चैप्टर समझ में अवश्य आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।